चलिए आज हम चैप्टर सेकंड देखेंगे। हमारा चैप्टर सेकंड है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस ये सब शुद्ध हैं कि नहीं। तो क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं अलग अलग पदार्थों के मिश्रण हैं, है ना, और शुद्ध नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि दूध क्या है, जल और वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, है ना, और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए हम समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या हैं, मिश्रण है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 2.1 है मिश्रण क्या है। तो मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स, किसी पदार्थ को एक प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, है ना। और हम जानते हैं कि जल में जो घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से अलग किया जा सकता है, पर सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, है ना। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। उसी तरह से कोई पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के जो गुण हैं वो अभिलाक्षणिक गुण बोला जाता है, जिसको वो एक समान होंगे, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिश्रण अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें मतलब मिला हुआ, है ना। तो जैसे कि कोई भी पदार्थ में वो अगर शुद्ध होगा तो उसको हम मिश्रण नहीं कहेंगे, जबकि दो पदार्थ या फिर कोई भी पदार्थ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया दूध का, है ना। तो दूध किसका किसका मिश्रण है, तो जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2.1 का 1 मिश्रण के प्रकार। फ्रेंड्स, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है और इस तरह से मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए जानते हैं कि ये समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है। समांगी मिश्रण में समान संघटन होंगे, विषमांगी मिश्रण में असमान संघटन होंगे। मतलब तो मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट एक समान होगी, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। या फिर समांगी मिश्रण या विलयन कहेंगे। इस तरह के मिश्रणों में कुछ और उदाहरण जैसे कि जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि। तो फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे हम जल में अगर चीनी मिलाएंगे तो चीनी क्या है, जल में अदृश्य हो जाएगा, हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। जल और चीनी को अलग नहीं कर पाएंगे, उसके संघटन जो है समान होंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार के पदार्थ या मिश्रण क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण कहलाएंगे। जबकि विषमांगी मिश्रण क्या होंगे? जिसके संघटन असमान होंगे। तो फ्रेंड्स, विषमांगी क्या है? ये पृथक पृथक मतलब अलग अलग संघटन रखते हैं, ठीक है। और इनके अंश भौतिक दृष्टि से मतलब अलग अलग होंगे, मतलब देखने में ही वो अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि उदाहरण क्या है? तो बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, जल, रक्त, तेल में जल। ओके, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। तो फ्रेंड्स, नमक और सल्फर और जल और तेल क्या बनाएंगे? विषमांगी मिश्रण। अगर हम जल में तेल डाल देंगे और उसको हिलाएंगे, कुछ देर रख देंगे, तो जल और तेल जो है अलग अलग परत बना लेंगे, है ना। वो एक समान नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। इसी तरह मान लो बालू और नमक को मिला दिया जाए, तो बालू और नमक मिल तो जाएंगे पर वो अलग अलग होंगे, है ना। उसके जो संगठन होंगे वो असमान होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मिश्रण मतलब पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ होंगे और दूसरा है मिश्रण होंगे, है ना। तो शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? चलिए आगे देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक आते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, मतलब तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनको और अलग छोटे छोटे भागों में पृथक नहीं किया जा सकता। ओके, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि, ये सब क्या है? तत्व है। इनको और छोटे छोटे भागों में या इनको और पृथक नहीं किया जा सकता। ये स्वयं ही एक शुद्ध अणु के रूप में होते हैं, ठीक है। उसी तरह यौगिक क्या है? नियत संघटन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। अब यौगिक क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमको यौगिक प्राप्त होता है। आप यौगिक की परिभाषा जानते होंगे, है ना। तो यौगिक क्या होते हैं? तत्व से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने होते हैं, है ना। और इनको हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा या कई ऐसी विधियों द्वारा इनको पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण क्या है इसका? जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि, इस तरह से, ठीक है। नमक किसका किसका मिश्रण है? आप बताइएगा, नमक किसका किसका मिश्रण है? जल किसका किसका मिश्रण है? ये भी बता सकते हो आप, ठीक है। मीथेन किसका मिश्रण है? ये भी बताओगे, ओके। तो कमेंट करके बताइएगा कि जल, मीथेन और नमक किन किन तत्वों के मिश्रण हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 2.2 विलयन क्या है। चलिए अब हम विलयन के बारे में जानेंगे। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। समांगी मतलब समांगी मिश्रण मैंने अभी बताया आपको, है ना। जैसे उदाहरण क्या है इसके? तो नींबू, जल, सोडा जल आदि। तो जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू में क्या, नींबू पानी में क्या क्या मिलाया जाता है? जल, नींबू और चीनी मिलाया जाता है। और तीनों क्या होते हैं? बिल्कुल इस तरह से मिल जाते हैं जैसे जल में मिलाया जाता है अगर चीनी और नींबू को, तो बिल्कुल उसमें मिल जाते हैं ना। उनका जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने जो डेली लाइफ में बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, एक तो सामान्य एग्जाम्पल है ये
नींबू जल और सोडा जल, ये सब है ना। तो प्रायः हम एक विलयन को जो विलयन है इसको किसी तरल पदार्थ के रूप में जानते हैं, है ना, लिक्विड फॉर्म के रूप में जानते हैं, जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि नींबू जल का स्वाद हमेशा एक समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है, ठीक है। तो अब विलायक और विलेय क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। विलायक विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। जैसे जल और चीनी में हम किसको विलायक बोलेंगे, तो जल क्या है, विलायक होगा, ठीक है। और विलायक क्या है, यह प्रायः मात्रा में अधिक होता है ना। और विलायक में विलेय को घोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं विलेय। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। तो अब विलेय क्या है, तो विलयन का वह घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है ना, और जिसको विलायक में घुला होता है, ठीक है, उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नमक, चीनी और जल में विलायक क्या है, जल विलायक है और चीनी विलेय है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है, ठीक है। चलिए एक दो और उदाहरण देखते हैं इसके। एक उदाहरण तो ये है चीनी और जल का विलयन, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है, ठीक है, याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट उदाहरण है जो हम सोडा वाटर जानते हो ना आप, सोडा वाटर, जिसमें गैस के बुलबुले होते हैं, है ना। तो इसमें कोक आदि जो हैं वो तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं, ठीक है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है और जल विलायक है, ओके। और नेक्स्ट एग्जांपल है वायु गैस में गैस का विलयन है, मतलब जो हमारे चारों ओर वायु है उसमें गैस में गैस का विलयन है। और यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है, ओके। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। और वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने विलयन, विलायक और विलेय के बारे में जान लिया। अब हम विलयन के गुण के बारे में देखेंगे। तो विलयन के गुण क्या क्या हैं, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 km मतलब 10⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते। और फ्रेंड्स, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण क्या हैं, गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि विलयन के आकार इतने छोटे होते हैं, है ना, कि जो अगर उनके ऊपर से प्रकाश गुजारी जाए तो वो किरण को फैलाते नहीं, इसलिए वो हमको जो प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई नहीं देता, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, विलयन स्थायी हैं, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, हम कोई भी छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थायी हैं, ठीक है। और विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते और विलयन स्थायी ही रहता है, ओके। तो ये क्या थे, ये सब विलयन के गुण थे।
चलिए अब आगे देखते हैं 2.2 का 1 विलयन की सांद्रता। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि विलयन में अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं, है ना। सॉरी, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे क्या तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब विलेय पदार्थ में जो उनकी सांद्रता होती है उसके आधार पर तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। ठीक है, तनु और सांद्र एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब मोटा, मतलब गाढ़ा। ठीक है, अगर हम सामान्य रूप से देखें तो तनु मतलब पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा। ओके, चलिए आगे और देखते हैं इसके। अब हम देखेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है फ्रेंड्स, संतृप्त विलयन क्या है? तो किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, मान लो हम जल में चीनी घोलते हैं और तब तक घोलते रहते हैं जब तक वो घुलती जाती है। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उसमें चीनी की और अधिक मात्रा नहीं घुलेगी, तो जो विलयन हमको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? तो वही हमको संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। ओके, और दूसरे शब्दों में कहें तो यही है कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। फिर से बोलती हूँ मैं, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, चलिए और अब देखेंगे कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जल और चीनी के में अगर जल में चीनी को हम तब तक घोलते हैं जब तक वो घुलती जाती है ना, और अगर उसमें हम और अधिक मात्रा चीनी की घोल सके तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। लेकिन वह अवस्था जब हम उसमें और अधिक चीनी नहीं घोल पाएंगे तब वह विलयन हमको संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप समझ गए संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो यही कहा गया है यहाँ पर, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, या फिर यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी भी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता क्या है? तो फ्रेंड्स, विलायक की मात्रा है ना,
जिसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन में किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको सूत्र से कैसे दर्शाएंगे। तो इसका सूत्र है, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो विलेय की मात्रा को विलयन की मात्रा से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही उसका सूत्र है, विलयन की मात्रा बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। इस तरह से हम किसी पदार्थ की या किसी विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 विधियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100 करने पर हमको क्या मिलेगा, द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या है, द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत। ये द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए और ये आयतन प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणित 100। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये है कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। 320 ग्राम क्या है, विलायक मतलब जल में 40 ग्राम साधारण नमक घोला गया है। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, तो हमको विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमको जो सूत्र हमने देखा पीछे उसको लगाना पड़ेगा। विलेय पदार्थ मतलब नमक का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम। विलायक मतलब जल का द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम। तो हम जानते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम कर देंगे तो कितना आएगा, 360 ग्राम, है ना। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए अब सूत्र लगा देते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो अब इसको हल करेंगे तो आप देख लीजिए हल करके, 40 बटे 360 गुणित 100 बराबर कितना आएगा, आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 11.1%। तो ये क्या मिल गया हमको, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत मिल गया, है ना। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा था, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले हैं। तो विलयन की सांद्रता हमको ज्ञात करनी थी। तो विलयन की सांद्रता हमको ज्ञात हो गई कितनी, 11.1%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे। मतलब चैप्टर ये भी काफ़ी लंबा है। अब जितने भी 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको 3 या 4 पार्ट्स में ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे हैं और हम कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।